नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है यूएस मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर और कहा जा रहा है कि 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो इन कोर्ट्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज से बचने की जरूरत है कि वो एक मैसेज दे रहे हैं टू हिज बैकर्स कि देखिए हम बाय बर्थ सिटीजनशिप इसलिए खत्म कर रहे हैं कि एक अमेरिका का एक डीएनए जो कि व्हाइट है वो बरकरार रहे। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, बिजनेस फ्रेंडली है वो कह सकते हैं आप, लेकिन साथ ही साथ वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को वो मेजर नहीं करते हैं कि उनके इन इन फैसलों का असर सोसाइटी पर किस तरह से पड़ेगा। जहाँ पे फ़ौज की बात करते हैं वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको हम भर्ती नहीं करेंगे। ऐसा बहुत लोगों ने आसान समझा हुआ था कि आज किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे बच्चा पैदा करेंगे, अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी बच्चे को, तो फिर हमें भी फायदा होगा। वो फायदा अब खत्म हो रहा है। तो क्या जो वहाँ पे चल रहा है उसका इम्पैक्ट कनाडा में कितना को पड़ेगा? टैरिफ्स का तो हमें मालूम है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट जब हम वाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इस मुद्दे को उठा के और लोगों में जो डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे के आवाज़ बुलंद की और वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, क्या ये कनाडा में भी हम देख सकते हैं? द ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 20 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਸ ਨਾਲ ਗਲੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਾਈਪਰ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਐਸੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਮਨੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ। ਨਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਵੀ 25% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਨੀ ਮੁਕਤ ਜੀ, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी, मुझे अपने शो पर शामिल करने। थैंक यू। सो ये जो फैसले लिए गए जी, उसके बारे में मैं चाहूँगा एज अ हिस्टोरियन आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इतनी जल्दी इतने सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे देने। जनवरी 6 2021 के 1500 लोग जो उनको राइटर्स कहा जा रहा है उनको पार्डन कर देना, या यूएस बर्थ रेट सिटीजनशिप के जो है उसको ख़त्म करने की बात कर देनी, या यूएस का जो मैक्सिको के साथ बॉर्डर है उसके ऊपर ये कह देना कि मैं फ़ौज भेज दूंगा, और बहुत कुछ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव एज अ हिस्टोरियन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस? दिस इज वेरी कंसर्निंग हरप्रीत जी। देखिए कि ये जो धारा के खिलाफ जाकर के वो सब कुछ कर रहा है, मतलब आप देखिए कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो हम एवोल्यूशन देखते हैं डेमोक्रेसीज में, यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी हिस्ट्री में भी हमने देखा है, आज से 30-40 साल पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहा। अब जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी हिमायत करने वाले लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, इसको समझने की जरूरत है कि किस किस अमेरिका की वो बात करते हैं। वो वही इम्पेरियलिस्ट एक्सपेंशनिस्ट अमेरिका जो 19th सेंचुरी में था, और उस हिसाब से वो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी, ये सब कॉन्सेप्ट एलियन कॉन्सेप्ट थे उस दौर में अमेरिका के लिए और दीगर देशों के लिए भी। वो उस दौर में लौटने की बात कर रहे हैं, और ये जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो दरअसल ये जो एक प्रोग्रेशन हुआ है, हम एवोल्यूशन देखते हैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, अफर्मेटिव एक्शन, इन सब चीजों का, रेसिज्म पर काबू पाना, वो ही इज ट्राइंग टू सेट द क्लॉक बैकवर्ड। वो चाहते हैं कि उस पीछे के दौर में जाए जब रेसिस्ट का बोलबाला था, देयर वाज अ वेरी व्हाइट अमेरिका और पावर स्ट्रक्चर सारे व्हाइट थे, उस दौर में जाने की कोशिश हो रही है और हम यही देख रहे हैं। इनफैक्ट आज शाम को ही उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एक और पास किया है, उसके मुताबिक डीईआई एम्प्लॉइज जो हैं फेडरल लेवल पर डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन के उन प्रोग्राम्स को वो खारिज कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस सारे एम्प्लॉइज को छुट्टी दे दी गई है। बोले कि आप पेड लीव पे चले जाइए, उसके बाद हम देखेंगे जो भी करना है। इसका मतलब क्या है? तो एज अ हिस्टोरियन तो मैं बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स देख रहा हूँ हरप्रीत जी,
लेकिन इस चीज को समझने के लिए हिस्टोरियन होने की जरूरत नहीं है। हर आम इंसान इस चीज को समझ सकता है कि अमेरिका में दरअसल हो क्या रहा है। वो एक श्वेत अमेरिका उसको चाहते हैं। आप देखिए उनके पूरे जो इनॉग्रेशन में किस तरह के लोग थे, वो भी आप देखिए। एक तो सरमाएदार थे, जी। पीपल ऑफ कलर थे, लेकिन गिनती के थे। ज्यादातर इट वाज अ वाइट फेसेस ऑल अराउंड, एंड सारी के सारी चीजें जो हैं वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो जैसे पहले होता था, आज से 50-60 साल पहले। और एक आई थिंक कुदरत ने भी एक बड़ा खेल खेला है हरप्रीत जी। इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इट्स क्वाइट अ पैराडॉक्स कि उनका इनॉग्रेशन उस दिन होता है जिस दिन मार्टिन लूथर किंग का बर्थडे नेशनल हॉलिडे के तौर जी, पर बिल्कुल। होता है। मतलब एक पूरी तारीख रही है इसकी कि सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ, लोगों को हक वो छीन के लिया उन्होंने। अब वो सब कुछ वो वापस करने की बात कर रहे हैं, which I think is very disturbing, not just for United States of America, but also for Canada और the world जी। at large. So I think बड़ा disturbing है। Well, you very rightly said it is very disturbing, but now he is the president of the United States of America, the most powerful nation in the world. और अगले 4 साल तक ये कमांड संभाल के रखेंगे और आते सार ये धमाके कर देने जो हैं, ये सब हैरानी में हैं कि क्या हो क्या रहा है। बहरहाल स्टार्ट मैं करूंगा जी बर्थ राइट सिटीजनशिप को रिवोक करने की जो इन्होंने बात की है। ऑफ कोर्स ये एट द स्ट्रोक ऑफ पेन तो हो नहीं सकता, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं कि ये जो उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, क्या इनको पता नहीं कि क्या इतना इजी नहीं होगा कि एकदम से आप ये ख़त्म कर दें, जो कि बहुत सारे सालों से ये चीज़ चल रही है और कॉन्स्टिट्यूशन में इनग्रेन्ड है। जी, बिल्कुल। और ये जानते हैं कि लीगल चैलेंजेस आएंगे। इनफैक्ट पहले दिन ही इनके खिलाफ 3 लॉसूट्स आ गए। तो ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि पहले दिन ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह से वो लॉसूट्स होते हैं। तो ये लॉसूट्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनको चैलेंज किया जाएगा। डेमोक्रेट्स तो चुप नहीं बैठेंगे हरप्रीत जी। और लेकिन अब इस बार क्या हुआ है कि कांग्रेस में भी इनकी मेजॉरिटी है। तो अब रिपब्लिकन पार्टी में भी क्या हर कोई सेम पेज पर है इस बात को लेकर के, मुझे लगता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर प्रेसिडेंट अगर ये बात कह रहे हैं, लीगल चैलेंज मिले ना मिले, लेकिन इससे एक चीज वो बताने की कोशिश कर रहा है। एक तो ये कि अमेरिका इज नॉट फॉर एवरीवन, और अमेरिका की ताकत ही यही रही है कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये हर कोई बाहर से आया है, उसने आकर के, इमिग्रेंट्स का ये मुल्क रहा है हमेशा से, उसको एक खत्म करने जी। की कोशिश हो रही है। उनको इमिग्रेंट्स चाहिए, लेकिन खास किस्म के इमिग्रेंट्स चाहिए। उनकी बेगम भी मेलानिया ट्रम्प मेलानिया वो भी ट्रम्प जी। इमिग्रेंट रही है। उनकी पहली बेगम इवाना ट्रम्प वो भी इमिग्रेंट थी। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये गोरे हैं, वाइट्स हैं। तो ही नीड्स सर्टेन काइंड्स ऑफ पीपल। इमिग्रेशन सबके लिए बंद नहीं हो रहा है, कुछ खास लोगों के लिए बंद हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा ये हरप्रीत जी कि बिल्कुल लीगल चैलेंजेस आएंगे, शायद अमल करना इस पर आसान नहीं होगा, लेकिन ये एक मैसेजिंग होता है हरप्रीत जी, एक पोस्चरिंग किया जा रहा है उस तबके को सोसाइटी के जो ट्रम्प की हिमायत करते हैं, और उनको एक मैसेज दिया जा रहा है, देखिए आपके बेटर राइट्स प्रोटेक्ट हम ही कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे कि बाय बर्थ सिटीजनशिप हम देंगे नहीं। उसमें उनको जो दिखता है कि इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है जिसको आप कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। अब मुझे इस लफ्ज से एतराज है। मतलब इमिग्रेशन इलीगल हो सकता है, लेकिन लोग इलीगल नहीं होते हैं। और सुकेतु मेहता जी। ने अपनी किताब में 2019 में जो आई थी उसमें इन्होंने क्लियरली बोला था कि इलीगल लफ्ज का इस्तेमाल इंसान के लिए करते ही आप लोगों को डीह्यूमनाइज कर देते हैं। फिर उनका जी। जुर्म करना, उनके साथ जातिया करना बड़ा आसान हो जाता है, कोशर हो जाता है, क्योंकि आपने उसको विक्टिमाइज कर दिया, डीह्यूमनाइज कर दिया इस तरह से। तो इस चीज से बचने की जरूरत है कि वो एक मैसेज दे रहे हैं टू हिज बैकर्स कि देखिए हम बाय बर्थ सिटीजनशिप इसलिए खत्म कर रहे हैं कि एक अमेरिका का एक डीएनए जो कि व्हाइट है वो बरकरार रहे। कभी ऐसी नौबत ना आ जाए कि श्वेत लोग माइनॉरिटी में चले जाएं। ये कभी ना हो, इसीलिए बाय बर्थ सिटीजनशिप को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब आप देखिए सिर्फ राइट। ग्रीन कार्ड होल्डर्स ही अब एलिजिबल रहे हैं, H1B वाले भी नहीं रहे। जी। वर्क परमिट पर रहने वाले लोग, उनके बच्चे भी एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक बात कह सकते हैं आप कि ऐसा बहुत लोगों ने आसान समझा हुआ था कि आज किसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाएंगे, वहां पे बच्चा पैदा करेंगे, अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी बच्चे को, तो फिर हमें भी फायदा जी। होगा। वो फायदा अब खत्म हो रहा है।
लेकिन अब कुछ लोग नो नो खत्म हो रहा है, क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो बर्थ राइट सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे वो अब बंद कर दिए जाएंगे? क्या जैसे आपने हमने पहले भी बात की कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जाएगा और ऑलरेडी चैलेंज किया किया जा रहा है। जाएगा। सो बाय हिज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज इट स्टार्टेड बीइंग इन्फोर्स्ड, और अभी सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, अनाउंसमेंट है, और जब तक कोर्ट्स जो फैसला नहीं देते तब तक ये जारी रहेगा? नहीं, इस पे कांग्रेस का फैसला होता है हरप्रीत जी। सो कांग्रेस को ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करने होंगे। ये जाएगा लेजिस्लेचर के रूट पे ही, और वहां पर इनको समझ में आ रहा है कि इनका फायदा है क्योंकि हाउसेज में इनकी मेजोरिटी है। राइट। उसके बावजूद उसके आखिरी स्टेप पे क्या लॉ अल्ट्रा वायरस है, कि लीगली टेनेबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, वो फिर कोर्ट में वो फैसला होता है, वो लेजिस्लेचर का प्रोसेस खत्म होने के बाद। बहुत बार क्या होता है कि लेजिस्लेचर में जाने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की नौबत ही नहीं आती, फिर क्योंकि कांग्रेस ने अगर दे दिया है तो फिर वो दे दिया है। इसके बावजूद चैलेंजेस तो होंगे, और इतना आसान तो नहीं होगा। बहुत राइट सिटीजन पर पूरा एक इंडस्ट्री, एक इकोसिस्टम तैयार हुआ है, वकीलों, एब्सोल्युटली। इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स का। ये इकोसिस्टम धरा का धरा रह जाएगा अगर ये अमल हो राइट। जाता है तो। प्लस सो जी, सो मनी मोहित जी, टू फर्दर क्लैरिफाई इट, कि जब ये लेजिस्लेचर में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, और दोनों में रिपब्लिकन की बहुगिनती है, तो अगर वहाँ से पास हो जाता है, सो क्या तब इन्फोर्स हो जाएगा? एनफोर्स होगा, लेकिन उसके बाद फिर एक ऑप्शन रहेगा कि आप पिटिशन करें कोर्ट में, जिस तरह से या ऑफ कोर्स। तो ये सो कॉन्स्टिट्यूशनली तो चैलेंज हो जाएगा, लेकिन इन्फोर्स तब होगा ये जब हो ये सकता है। लेजिस्लेचर जो है इसको हाँ, पास कर जी, देगा। जी, जी। और इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ओके। बाइडेन रेजिम ने भी किए, इससे पहले ट्रम्प जी। रेजिम ने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए। थोड़ा-सा आपको एक मिसाल दूँगा मैं, जो टिकटॉक का आप देखते हैं। टिकटॉक ट्रम्प ने अपने इनॉग्रेशन से 1 दिन पहले बोला कि हम आपको सहूलत दे रहे हैं, ये बैन आप पर लागू नहीं होगा। उसके बाद फिर बोला गया 75 डे का ब्रीडिंग पीरियड दिया गया है। इन 75 डेज़ में वो एक अमेरिकन पार्टनर ढूँढेंगे, और क्योंकि फिर वो लीगली फिर अलाउड हो जाएगा, जो भी उनके कंसर्न्स हैं। अल्टीमेटली क्या है कि एक अमेरिकन पार्टनर के जरिए जो है कंट्रोल दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये प्रोसेस शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले रेजिम में, पिछले टर्म में। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए टिकटॉक पर पाबंदी लगाने की बात करी थी। तो उसके बाद 4 साल लगे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर अमल करने में, सोचने में, विचार करने में। उसके बाद आखिर में जाकर के उन्होंने ये पास किया। तो ये इतना आसान नहीं होता है हरप्रीत जी। चीज़ को आप डालेंगे, उसको लागू करेंगे, अमल में लाएँगे, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। डब्ल्यूएचओ से भी विथड्रॉल की बात पहले कर चुके हैं। पेरिस क्लाइमेट जी। अकॉर्ड से भी निकलवा दिया था यूएस, लेकिन दोबारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाल करके 2021 में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा अमेरिका को पेरिस अकॉर्ड में। राइट। राइट मनी मुखर्जी जी, आई लाइक टू टच दिस इंटरनेशनल जो अफेयर्स के ऊपर इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए, लेकिन उससे पहले बात कर लें, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है यूएस मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर, और कहा जा रहा है कि 11 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जो इन कोर्ट्स जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। कितना को ये इजी होगा, और फौज को भी भेजने की जो बात की गई है, इसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए हरप्रीत जी, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो बस कहने की बातें हैं। 11 मिलियन लोगों को हटाने के लिए आपको कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, कितना पैसा चाहिए होगा। यू विल नीड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो खर्चे कि इन लोगों को बाहर निकालें? दूसरी बात ये कि जो एक शैडो इकोनॉमी होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल इकोनॉमी होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी होता है। उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो कौन लोग? यही वो मेक्सिको या लैटिन अमेरिका से आए हुए ज़्यादातर लोग हैं। आपके फार्म्स में वो काम कर रहे हैं, आपके घरों में काम कर रहे हैं, आपके बसों में वो काम कर रहे हैं, पूरे पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम में आपके लोग बैठे हुए हैं। इन सब को निकालिएगा तो फिर एक बहुत बड़ा जो है आपको खर्चा वो उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि यू हैव टू फाइंड जी। अल्टरनेटिव्स। वो अल्टरनेटिव्स कहाँ से आएँगे? आपका जो है मतलब आप बाहर जा रहे हैं, सड़क पे हॉट डॉग खा रहे हैं, वो हॉट डॉग की रेवड़ियाँ अगर हट जाएँगी, तो फिर आपको वो कहाँ से लाएँगे? तो ये कहने की बात है ना, मतलब वो दिखाने के लिए वो कर तो रहे हैं, लेकिन इस पर अमल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 11 मिलियन लोगों को पहले तो ढूँढ के निकालना। फौज भेजने की बात कर रहे हैं क्योंकि उनको मेक्सिको को भी ये दिखाना होता है। पिछली बार आपको याद होगा वो वॉल बना दिए थे, लेकिन कितना फिर उनकी बड़ी बदनामी हुई थी, क्योंकि बच्चों को अपने माँ-बाप से अलग करके जो है आपने पिंजरों में ऑलमोस्ट डाल दिया था।
इंटरनेशनली आप जो है काफी डिस्क्रेडिटेड हो गए थे, ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन की तरफ से चीजें बोली जा रही हैं। फौज भेज करके आप, और जो आपने उस दिन इनॉग्रेशन में कल बात कही हरप्रीत जी, इस पे भी मैं थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगा। उन्होंने ये जी। कहा कि अमेरिका इकोनॉमिकली और टेरिटोरियली भी एक्सपैंड करेगा। या तो इसका मतलब क्या है कि आपकी नजर पैनामा पर है, आपकी नजर ग्रीनलैंड पर है। आप ग्रीनलैंड पे है। फौज भेज करके ये कर सकते हैं। डेनमार्क ने तो बोल दिया है कि हम नहीं अलाउ करेंगे, यूरोपियन यूनियन ने भी बोल जी। दिया है। क्या आप पैनामा में ये कर सकते हैं? वो कहते हैं कि भाई पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो चला रही है पैनामा कनाल को। तो फौज भेज करके अमेरिकन एक वर्चस्व जो उनको लगता है, उनकी आइडियोलॉजी के लोगों को लगता है, ये बड़े बहुत इनसिक्योर लोग होते हैं हरप्रीत जी, इसकी साइकोलॉजी समझना भी इनकी बहुत जरूरी है कि ये दे प्ले ऑन द फियर ऑफ द पीपल, एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं, खुद भी इनसिक्योर रहते हैं। उनको लगता है अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश है, हर कोई मानता है, आप बोल रहे हैं कि उसको ग्रेट बनाएंगे, वी विल रिक्लेम आवर सॉवरेनिटी वगैरह वगैरह। सो ये पॉपुलिस्ट की जबान होती है हरप्रीत जी। फौज भेज करके आप क्या कीजिएगा? आपका ऑलरेडी एक कमिटेड फोर्स है। आप दुनिया के अलग अलग जगहों पे आप अपना फोर्स प्रोजेक्ट आप करते हैं। मेक्सिको में आप भेज रहे हैं क्योंकि आप इनडायरेक्टली चाइना को भी चैलेंज कर रहे हैं। मेक्सिको की हम्म। नाराजगी है, इलीगल इमिग्रेंट्स की बात वो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा नाराजगी है कि मैन्युफैक्चरिंग का एक आपने बैकडोर क्रिएट कर दिया है मेक्सिको ने चाइना के लिए। जी। जी। चाइनीज गाड़ियां वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है, और वो चाहते हैं कि मेक्सिको के को एक सबक सिखाया जाए। दूसरी बात, आप कनाडा के हवाले से अगर हम करें, कनाडा को भी वो बोल रहे हैं कि इट्स अ वर्स्ट अब्यूज ऑफ फेंटेनिल वगैरह आप भेज रहे हैं। एक या पूछना चाहिए एब्सोल्युटली। कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बॉर्डर पर किसकी होती है? होमलैंड सिक्योरिटी की होती है, आपके बॉर्डर हम्म। कंट्रोल्स की होती है। तो आप अमेरिका की तो बात कर ही नहीं रहे, आप बाकी लोगों ने अपना काम नहीं किया ये बात कर रहे हैं। तो कहने की बात राइट। कि इट इज नॉट इजी हरप्रीत जी, नेशनल इमरजेंसी। Well, of course, no, Manji, it's not going to be easy. But the thing is, what you talked about populism, ये populist slogans दे के और लोगों को जो है, जो आप वाइट सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जैसे आम तौर के ऊपर कहा जाता है अमेरिका एक मेल्टिंग पॉट जैसा है, तो उसमें इन चीज़ों को उभारना, क्योंकि इस समय ये उनकी लास्ट टर्म है, दोबारा तो इन्होंने आना नहीं है, और एक बिजनेस माइंडेड जो इनकी अप्रोच है, उनको मालूम है कि यही कुछ तरीके हैं जिनके साथ शायद वो लोगों को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं। हो या ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन एक बार डरा तो दिया, धमका तो दिया, और ऑफ कोर्स ये तो होगा नहीं कि कुछ ना कुछ एक्शन तो डेफिनेटली होगा, और उसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जहाँ पे फ़ौज की बात करते हैं वहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको हम भर्ती नहीं करेंगे। आपने बताया कि जो लोग DUI यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के जो प्रोग्राम्स थे उनके ऑफिसर्स को भी छुट्टी पे भेज दिया गया है। सो ये जो सब कुछ चल रहा है, इससे एक डर का माहौल जो है वो तो क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है प्रीत जी, और इस डर की वजह से ही वो अपना जो है निजाम कायम कर पाएंगे, क्योंकि पॉपुलिस्ट लीडर्स तफरीक पैदा करते हैं माशरे में, और साथ ही साथ डर के जरिए अपना सिक्का चलाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, बिजनेस फ्रेंडली है वो कह सकते हैं आप, लेकिन साथ ही साथ वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को वो मेजर नहीं करते हैं कि उनके इन इन हम्म। फैसलों का असर सोसाइटी पर किस तरह से पड़ेगा। आपको डाइवर्सिटी से नफरत है, आपको लगता है कि एक जो टर्म इस्तेमाल होता है, हिकारत के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वोक या वोकिज्म, हर लेवल पर आप इस चीज को आप बोलते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप या एलोन मस्क हो जाए या फिर ऐसे लोग, इनको इस चीज से नाराजगी है कि जो है आपने इक्वल राइट्स दे दिए, आपने डाइवर्सिटी को तस्लीम किया, आपने जो है हर एक तबके को, सोसाइटी के जो मजलूम है, जो पिछड़ा वर्ग है, हर एक को आपने ऑन पेपर एटलीस्ट, कितना प्रैक्टिकली हम्म। कर पाए हैं वो उस पर बात हो सकती है, लेकिन ऑन पेपर एटलीस्ट आपने कोशिश तो की है। अमेरिका में जाते ही वो फील तो होता है कि अच्छा यहाँ पे एवरीबडी इज वेलकम इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये फीलिंग जो है, जी। ये इन सब चीजों से ये नफरत करते हैं। इट इज वेरी क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विचारों में ये काफी पहले से ये बात कह रहे हैं, कभी छुपाया नहीं इस चीज को। और आप चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे को जो है WHO का वो आप देख लीजिए, इसमें व्हाइट जी। मैस्कुलिनिटी है, इसको समझने की जरूरत हम्म। है। डोनाल्ड ट्रंप राइट। represents white masculinity in its ugliest form, इसको हमें करना हम्म। चाहिए। और इसमें फेमिनिज्म हो,
2S LGBTQIA प्लस ग्रुप्स हो, जो भी प्रोग्रेस हुए हैं डाइवर्सिटी इंक्लूजन में, इन सब चीजों से इनको नफरत है, सो ही इज ट्राइंग टू रोल बैक ऑन दैट। एक एग्जांपल, अमेरिकन ओके। मिलिट्री रिक्रूटमेंट का एक एड आया था हरप्रीत जी पिछले साल। इसमें एक जी। एनिमेशन फिल्म था वो, जिसमें दिखाया गया है कि एक जो है लड़की को दिखाया गया है, वो अमेरिकन यूएस आर्मी में वो जाती हैं, और वो बोलती है कि आई वाज रेज्ड बाय टू वेरी स्ट्रांग वुमेन। सो मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं, हम्म। दे आर एलजीबीटी कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखती हैं, दो माएँ हैं उनकी। तो उस चीज को इतना मजाक उड़ाया गया सोशल मीडिया पर, मतलब इट वाज रिप्ड अपार्ट भी, भाई हमारी फौज को जो है ए विराइल आर्मी हैज बीन टर्न्ड इनटू एन आर्मी ऑफ निनकॉम्पोक्स, इस तरह का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर सी बात है वो जी। उस चीज पे वो हमला करेंगे। दे डोंट थिंक दैट अगर आपके जेंडर आइडेंटिटीज अलग हैं, मतलब आप वो दो जेंडर में आप नहीं फिट हो रहे हैं, आप नॉन बाइनरी हैं, तो फिर आप फौज के लिए हम्म। सूटेबल नहीं है। ये 19th सेंचुरी थिंकिंग है हरप्रीत जी, 21st सेंचुरी इसकी कोई राइट। जगह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये निज़ाम सो ही ऐसा है। जी, सो जो और इसके अलावा 78 ऑर्डर्स जो बाइडेन ने पास किए थे उनको भी रिवोक कर दिया गया है। सो जो कुछ भी प्रोग्रेसिव जो आप कह रहे हैं काम हुआ उसको अब ख़त्म किया जा रहा है और हम 19वीं सदी की तरफ जा रहे हैं। पर उसके अंदर बार्बरिज़्म थी, उसके अंदर तानाशाही हुआ करती थी। किसी भी व्यक्ति जो हम कहते हैं एक मोनार्की जो सिस्टम एग्ज़िस्ट करता था कि जो राजे ने कह दिया वही चलता था। तो क्या अब हम उस तरफ को जा रहे हैं? और आने वाला समा ये क्या हमारे लिए ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसके रेपरिकशंस रेमिफिकेशंस होंगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी लेते हैं ब्रेक, वापस आते हैं और फिर बातचीत को आगे चलाते हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 507 6666 604 507 6666। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨਾਲ। 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 604 597 2284 604 597 2284। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਸੁਖੀਬਾਦ ਮੋਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਸ ਦਾ ਤੇ ਟਰੱਕਸ ਦਾ। ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 604 580 1000 604 580 1000। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਨੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰ, ਤਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ਪੈਨਾਮਾ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਐਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 51st ਸਟੇਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ WHO 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਿਸ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਕੋਰਡ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ 90 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂਵਰਡਸ ਦ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ USA ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਟੈਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? इस बारे में आओ जानकारी लेने ऐसी मनी मुकुट शर्मा जी। तो सो मनी जी, कनाडा की जब बात आती है तो 51st स्टेट का कहना, और उसके बाद अब February 1 से अभी लागू तो नहीं की गए ये टैरिफ्स, लेकिन 25% टैरिफ्स जो हैं ये लग जाएंगे 1 February से, एज अनाउंस बाय डोनाल्ड ट्रंप। सो ये जो सब कुछ चल रहा है उसके बीच में क्योंकि वाइट सुप्रीमेसी जब सिर उठाती है तो उसका इम्पैक्ट आसपास भी पड़ता है, और ख़ास तौर के ऊपर कनाडा में भी अब ये बातें चल रही हैं कि आने वाली इलेक्शंस में बहुत कुछ डिफरेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या जो वहाँ पे चल रहा है उसका इम्पैक्ट कनाडा में कितना को पड़ेगा? टैरिफ्स का तो हमें मालूम है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बट जब हम वाइट सुप्रीमेसी की बात करते हैं, क्या आप समझते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है वो इस मुद्दे को उठा के और लोगों में, जो डोनाल्ड ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे के आवाज़ बुलंद की और वोटों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया,
क्या ये कनाडा में भी हम देख सकते हैं? ये देखिए कनाडा में ऑलरेडी हम देख रहे हैं। हम एक जो सर्वे आया था हुँ, हुँ। पिछले साल जब ये चुनाव के नतायज आए तो उसमें ये बताया गया था, आई थिंक मैं एग्ज़ैक्ट में बोल रहा हूँ, आई थिंक 28% कैनेडियंस उस सर्वे में पाया गया कि दे फेवर जी। डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छे लगते हैं उनको, उनकी सियासत अच्छी लगती है और उनको लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या मागा जो स्लोगन उन्होंने दिया है वही हम इस यहाँ पर भी हम लागू कर सकते हैं। हमें ऐसा लीडर चाहिए, ऐसा दबंग नेता चाहिए, इस टाइप का उस में समझ में आया। बीसी हुँ, इलेक्शंस हुँ। में हरप्रीत जी, मैं देख रहा था रिचमंड के एक राइडिंग में जो लोग असेंबल हुए थे और ये चाइनीज मूल के लोग थे, जो मैंने वीडियो में देखा था, वो कह रहे थे कि मेक ब्रिटिश कोलंबिया ग्रेट अगेन, है ना? वी आर वोटिंग फॉर द बीसी कंजर्वेटिव्स बिकॉज वी बिलीव दैट दे कैन मेक बीसी ग्रेट अगेन। सो इससे सीधा ताल्लुक है। अमेरिका में इलेक्शन हुआ नहीं था तब, लेकिन इसका सीधा ताल्लुक आप देखिए कि उस हुँ, सियासत का हुँ। नॉर्थ ऑफ द बॉर्डर हो रहा है और यहाँ पे होगा। ऑनलाइन रेसिज्म की अगर आप बात करें तो एक के बाद एक ऐसे कमेंटेटर्स आ रहे हैं जो चीजें लिख रहे हैं जिसको फिर अमेरिकन राइट विंग के लोग उसको रीट्वीट करते हैं। वो लोग भी एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते रहते हैं। उनको लगता है कि कनाडा को भी इस तरह से प्योर करना चाहिए। आपने अच्छा कनाडा का बताया। मैं आज हुँ, आज हुँ। दोपहर को मैं एक टिम हॉर्टन्स आउटलेट में जाकर के बैठा हुआ था। दो लोग, दोनों श्वेत लोग थे और मिडिल एज्ड, वो अच्छा। दोनों बात कर रहे थे, इस तरह से बात कर रहे थे कि मतलब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आ गया, कोई देवता आया है दुनिया में, है ना? वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इज गोइंग टू मेक ओके। एन आयरन डोम, आई होप ही इंक्लूड्स अस, वी आर थ्रेटन्ड बाय रशिया, आई होप हमें डिफेंड करेंगे। तो एक लैटिनो कपल बैठा हुआ था, मतलब दो राइट। औरतें थी, कपल तो नहीं थे। इतना जोर से ये लोग बात कर रहे थे, वो लेडी हुँ, जाकर हुँ। के बोली कि कैन यू प्लीज कीप इट डाउन, वी आर ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन हियर। मैं उनके पीछे बैठा हुआ था, मुझे सुनाई दिया। हुँ, ये हुँ। साहब बोलते हैं, एक जो साहब ज्यादा लाउड थे, ये बोलते हैं वी नीड टू क्लीन आवर ओन बैकयार्ड। ठीक है ना? तो ये ओह तो वाओ! लैटिनो मूल के थे, क्लियरली दिख रहा था, वो स्पेनिश में भी बात कर रहे थे। तो ये इस किस्म का जो माइंडसेट है धरप्रीत जी, ये आप आइसोलेट रह ही नहीं सकते हैं, आइसोलेटेड होकर के। पूरे यूरोप में आप देखिए ना कि जो हुँ। दाएं बाजू की सियासत वो बुलंद हो रही है। नेदरलैंड्स में आप देखिए, फ्रांस में आप देखिए, जर्मनी में आप देखिए, एएफडी पार्टी की जो जिस तरह से वो परफॉर्म करती है इस बार इलेक्शन में, इट इज शॉकिंग। स्वीडन में आप देखिए, तो धीरे धीरे हंगरी में ऑलरेडी विक्टर या ऑर्बन है जो कि एक डिक्टेटर है। इटली में गियोर्गिया मेलोनी है जो कि फैशिस्ट पार्टी की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, इनहेरिटर है उस पार्टी की। तो ये पूरे यूरोप जी। में, इंडिया में आप देखिए एक राइट विंग पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट वहां पर भी है 2014 से। तो इस तरह से ये सियासत बुलंद तो हो हुँ, रही है, हुँ। बांग्लादेश में भी अब आ गया है। So, एब्सोल्युटली। और ख़ास तौर के ऊपर मनीष जी जो आपने बात की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 1500 लोगों को जो जनवरी 6 2021 के वो एपिसोड जो कैपिटल हिल पे हुआ था, बिल्कुल उसके राइटर्स को पार्डन कर देना, ये भी एक संकेत गलत भेजता है और इससे लोग और इंस्पायर होते हैं बिल्कुल। जो और ऐसी वो सोच काफ़ी रखते हैं। भयानक था हरप्रीत जी जब वो हुआ था। वो वीडियोज़ आज तक आप देखिएगा वो चल रहा है। मैं इनफैक्ट देखा था उनके जो एक मार्जरी टेलर ग्रीन, वो भी उस टाइम पे अलेक्जेंड्रा ओकेसियो-कोर्टेज़ के ऑफिस के सामने जाकर के वो तोड़-फोड़ मचा, मतलब धक्का-मुक्की करके वो गालियाँ वगैरह दे रही थी उस टाइम पर, कैपिटल हिल रायट्स के टाइम पर हमने देखा था। तो आप वो एक सिग्नल डायरेक्टली दे रहे हैं कि आप दरअसल इस किस्म की पॉलिटिक्स को आप एनकरेज करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपके पसंद हुँ, का हुँ। गवर्नमेंट नहीं आया है, तो फिर बाय फोर्स यू विल ट्राई टू ओवरटर्न द इलेक्शन वर्डिक्ट। उस चीज़ को एक आप कह सकते हैं कि वो उसको जायज़ कर दिया गया है, पार्डन देने के बाद। अच्छा, इसमें अब बैलेंस करने के लिए लोग बोलते हैं कि अच्छा जो बाइडेन साहब ने भी तो अपने फैमिली वालों को माफ़ कर दिया। वहाँ पे अभी बिल्कुल हुआ है। जी, जी। लेकिन फिर उसका हुँ, हुँ। मवाज़ना क्या हम इसके साथ कर सकते हैं कि जो एक्चुअल में वायलेंस जो किए थे वो दर्ज हैं, 1500 लोग, उससे ज़्यादा लोग शायद वो फ्री हो जाएँगे। उन राइट, सबको जनरल पार्डन दे दिया गया है। एक मैसेज दिया जा रहा है ना कि मतलब अब राइट। अमेरिका वो होगा जो हुँ, हुँ। रिपब्लिकन पार्टी, जो कॉन्फेडरेट फ्लैग उड़ाते हैं उन लोगों का, जो कू क्लक्स क्लैन के साथ सिंपैथी रखते हैं उन लोगों का, और जिनके कुछ लोग जाकर के नाज़ी सैल्यूट भी देते हैं। एलन मस्क साहब के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा है कि कल जा जी, बिल्कुल, कल का जो उन्होंने हाँ, हाँ, जो उधर सैल्यूट दिया, उसकी काफ़ी चर्चा चल रही है। हाँ, एलन मस्क ने तो जो कैसा सैल्यूट रुल्फ दिया बेन है? गायत है, जो कि फैसिज़्म के हिस्टोरियन है, उन्होंने क्लियरली बोला है, दिस इज़ अ नाज़ी सैल्यूट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद फिर पीबीएस ने हुँ, उसको हुँ। लिखा भी कि मतलब इट लुक्स लाइक अ फैसिस्ट सैल्यूट। तो फिर मार्जरी टेलर ग्रीन जाकर के बोलते हैं कि पीबीएस को अब डिफंड करने की ज़रूरत है। तो डिफंड द मीडिया, प्रोग्रेसिव मीडिया को बंद, ये रेटरिक आपने कहाँ सुना है कनाडा में राइट, हरप्रीत जी? तो ये सिंपल चीज़ है, नहीं? तो आप जी। आइसोलेटेड नहीं हैं।
बिल्कुल नहीं है। और हमें इनफैक्ट कनाडा में रहते हुए भी हमें डरना चाहिए इस बात से कि हम आगे चल के इसका रिएक्शन किस तरह से देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक डाउनटर्न जब आता है हरप्रीत जी, जब इकोनॉमी आपकी सही नहीं चल रही, आपको लगता है कि इमिग्रेंट्स पे जिम्मेदारी है इस चीजों इन इन सब चीजों की, तो फिर आप फोर्सेस ऑफ रिएक्शन जी, को आप प्रमोट करते हैं, वो पनपते हैं, और फिर धीरे धीरे आपकी सोसाइटी, आपका गवर्नमेंट उस हिसाब से बन जाता है। ये बहुत बड़ा फर्क दुनिया की तारीख से आपको सीखनी चाहिए ये राइट। बात। हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये बात एकदम आपने जायज़ की है कि जब इकॉनमी डोल्ड्रम्स में होती है तो फिर ऐसी चीज़ें जो हैं और पनपती हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और हैं ख़ास तौर के ऊपर कल जब ये सब कुछ चल रहा था, तो एक पिक्चर बड़ी वायरल हो रही है बर्नी सैंडर्स की, जिसके अंदर वो जैसे बैठे हुए हैं और जैसे उन्होंने मुँह बनाया है, वो तंग हैं, परेशान हैं। पर दूसरी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बाइडेन और हुँ। हैरिस कमला हैरिस बैठे हुए हैं। क्या आप समझते नहीं हैं कि जब ये सब कुछ चल रहा था, क्या इन लीडर्स में इतने गट्स नहीं है कि वो लेकिन खड़े होके इसका अब विरोध कर सकते हैं? देखिए इनॉग्रेशन में वो मतलब वो मुनासिब भी नहीं होता है कि आप जाकर के इस तरह का शोर शराबा आप करें। वो इट्स अ फॉर्मल सेरेमनी, उसमें चलिए उसका जो है कद तो काफी नीचे ले आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जिस तरह से वो झूठ भी बोल रहे थे कि पैनामा कैनाल को जो है चाइना चला रहा है, जो बिल्कुल गलत। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए मतलब हुँ। रिएक्शन तो आ रहा था। हिलरी क्लिंटन हंस रही थी जब उन्होंने बोला कि गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर देना चाहिए, तो हिलरी क्लिंटन हंसती हैं। या तो उनके मन में यही बात चल रही है। दूसरी बात ये कि जो एक एंटिसिपेटरी पार्डन जो दिया गया है, जो बाइडेन ने अपने आखिरी दिन काम के, उन्होंने एंथनी फॉसी और ऐसे लोगों को उन्होंने पार्डन दे दिया है जिनके खिलाफ कोई केस नहीं है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जी। इनको खौफ है कि अब इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लफ्जों में बोल दिया था कुछ महीने पहले कि तुम लोगों के खिलाफ हम तो लेंगे एक्शन। हुँ, हुँ। और वो कर भी रहे हैं उसे, ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर डेमोक्रेट्स कुछ भी फिलहाल कोई ऐसा एक्शन लेंगे या कोई ऐसी बात करेंगे तो सीधे जद में आ जाएंगे। इसके बावजूद बोल तो रहे हैं, अलग ओकेजियो कोर्टेस का मैंने देखा, वो उनका बयान आया है, और ऐसे और भी जैसे दूसरे लीडर्स हैं, वो बोल तो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंडेट दिया है हरप्रीत जी। 54% ऑफ द इलेक्टोरेट हैज सपोर्टेड डोनाल्ड ट्रंप। उस मैंडेट को अब एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली व्हिच शोज़ द मेंटालिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वोटर्स इन अमेरिका कि वो क्या चाहते हैं और ख़ास तौर के ऊपर चाहे झूठ बोलो, चाहे आपने जितने मर्ज़ी गलत काम किए पर उसके बावजूद लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है वोट्स डाल के जिताया है। सो डेमोक्रेसी में ये इसके फ्लॉज़ भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं बहुत कुछ, लेकिन ऑफ़ कोर्स ये एक चीज़ जो है ये बहुत चिंताजनक है कि लोगों ने जिस सोच के ऊपर डोनाल्ड जी, ट्रंप आगे बिल्कुल। आए, डोनाल्ड ट्रंप को उसको सपोर्ट सपोर्ट किया, किया। और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है, क्योंकि पिछली बार चलिए आप कह सकते हैं कि ही वन बाय अ फ्लूक 2016 वाले इलेक्शन में, बहुत लोग ये कह सकते हैं कि उनको खुद भी शायद यकीन नहीं हुआ कि वो जीत गए। इस बार लेकिन उन्होंने अपनी सियासत की ज़मीन को फैलाया, उन्होंने बहुत अलग-अलग तबके के लोगों के साथ वो कनेक्ट हुँ, कर हुँ। पाए, ख़ास करके उन पर जो पेंसिल्वेनिया में वो हमला हुआ, उसके बाद फिर आई थिंक उनका जो है एक जी। पॉपुलर परसेप्शन काफ़ी बदल गया कि एक दबंग लीडर जो झुकेगा नहीं, अमेरिका की शान बिगड़ने नहीं देगा, उसका कद ऊँचा ही हुँ, हुँ। करेगा, ऐसा एक इमेज जो है तैयार हुआ। इफेक्टिवली डोनाल्ड ट्रंप, वो हर कोई कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को, अपनी सियासत को इफेक्टिवली पेश कर पाए पूरे इलेक्टेड के सामने, जो कि कमला हैरिस नहीं कर पाई, डेमोक्रेट्स नहीं कर पाए। वो तो चलिए वो एक अलग बात है। राइट। लेकिन हुँ, हुँ। जो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है और उनके बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लग रहा है कि पब्लिक ने अब हमें खुली छूट दे दी है, हम जो मर्जी हम करेंगे, क्योंकि इसी वजह से पब्लिक ने हमें वोट दिया। ये माइंडसेट बहुत खतरनाक हो सकता है कभी-कभी, खास जी। करके इंटरनेशनल सिचुएशन में। आप देखिए कि आपने फॉर इंस्टेंस डब्ल्यूएचओ से आप विथड्रॉ कर गए हैं, मतलब वो ऐलान कर दिया है कि अब नहीं रहेगा हिस्सेदार, उसका हिस्सा नहीं रहेगा, जो हुँ, कि हुँ। 1948 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और एक के बाद एक अलग-अलग एडमिनिस्ट्रेशन आए, किसी ने भी कभी नहीं बोला कि हमें डब्ल्यूएचओ से विथड्रॉ करना है। अमेरिका बहुत बड़ा डोनर है। वर्ल्ड हेल्थ जी। ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल खर्चा 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का होता है, और हर साल ये फिगर अलग होता है, लेकिन जी। 128 से 819 मिलियन डॉलर तक अमेरिका फंड करता है। अब वो इथियोपिया में हो, चाहे एशिया में हो, कहीं और हो, आप देखिए कि एक के बाद एक महामारी से जूझने के लिए जो फंडिंग चाहिए होता है, उसमें अमेरिका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो बढ़ जाता है। तो कैसे आप जी, जी। दुनिया में बीमारी से लड़ेंगे? ये असर तो है।
बिल्कुल जी, इसका विथड्रॉल जो है आने वाले समय में और चिंता में डाल देगा दुनिया को, क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमने देखा और बहुत सारे वायरसेस जो हैं पनप रहे हैं। चाइना में भी इस समय एचपीएमवी जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है। सो ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि डब्ल्यूएच से विथड्रॉल जो है अमेरिका, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इससे पहले कि मैंने आपको जाने दूँ, 2 चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो बहुत महत्वपूर्ण है, इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट था, अब सीज़ फायर की जो बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं पीस मेकर हूँगा। क्या आपको लगता है कि ये पीस लाने में दुनिया में कामयाब हो सकेंगे, और ख़ास तौर के ऊपर इज़राइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सीज़ फायर की बात चल रही है, हरप्रीत जी क्या मुझे ये पूरी लगता हो नहीं है। सकेगी? हरप्रीत जी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक तो ये कि आप एक ओर पे अगर सेबर रैटलिंग कर रहे हैं कि हम फौज भेजेंगे, हम ये करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ग्रीनलैंड, पैनामा को हमें वापस लेना चाहिए। इस किस्म की जबान बोलने के बाद फिर आप पीस मेकिंग की बात करते हैं, वो समझ में नहीं आता है। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक है, वो बिजनेस फ्रेंडली है, वो समझते हैं कि जंग का होना धंधे के लिए अच्छी बात तो नहीं है, बिजनेस आपका इम्पैक्ट होगा, इसलिए शायद एक और जंग उनके हित में नहीं है, अमेरिका के हित में नहीं है, दुनिया के हित में नहीं है, उनको समझ में आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल को रोकेंगे, क्योंकि वो हमें समझना चाहिए। एक जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन उन्होंने लिया है, ऑर्डर कल पास किया, उसमें ये भी था कि जो वेस्ट बैंक में जो इलीगली सेटलमेंट्स बनाए गए हैं इजराइल की तरफ से, और जिन इजरायलियों ने पैलेस्टीनियंस को अब्यूज किया है, उनका नुकसान किया है, उन पर सैंक्शंस लगाए गए थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उन सबको रोल बैक कर दिया गया है। वो क्लियर कट मैसेज है कि पैलेस्टीनियन लाइव्स डोंट मैटर मच। हुँ। तो वो जो पावर जिसके पास है उसी के साथ खड़े हैं डोनाल्ड ट्रम्प। ऐसा नहीं है कि वो किसी मजलूम की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो सेंस। और ये एक राइट। अजीब, वैसे उनका टैलेंट भी हुँ, हमें हुँ। मानना पड़ेगा। वो ये है कि आप एक बिजनेस फ्रेंडली है, आप प्रो कैपिटलिस्ट हैं, और खुद ही एक कैपिटलिस्ट आप रह चुके हैं, आप हैं भी। इसके बावजूद एक मिडिल क्लास के इंसान को ये समझाना कि भाई मेरा आना तुम्हारे हित में भी है, वो आई थिंक बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि आमतौर पे एक किस्म का गुस्सा, एक नाराजगी रहती है अमीरों की एब्सोल्युटली। तरफ, और डोनाल्ड ट्रंप अमीरों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। जी, बिल्कुल। ये टैलेंट तो ऑफ़ कोर्स जी मानना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप में, कि जिस तरीके से वो आकर्षित कर रहे हैं लोगों को अपनी तरफ, और ये तो समय ही बताएगा अब कि वाक़ई ही इकॉनमी को, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा जो इन्होंने बार-बार दिया है, क्या वाक़ई में ही अमेरिका के ऊपर लेके जाएँगे, या और भी सत्यानाश अमेरिका को करके जाएँगे? बहरहाल, जाते-जाते एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि पीपल ऑफ कलर, इमिग्रेंट्स जो ख़ास तौर के ऊपर हैं, चाहे वो कनाडा में हैं, इंडिया, माफ़ी चाहता हूँ, यूएसए में हैं, आप क्या समझते हैं कि ये समा जो है 4 साल का बहुत एक महत्वपूर्ण समा रहेगा उनके लिए? उनके मुतल्लिक़ आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं कि हुँ। रिपब्लिकन पार्टी में पीपल ऑफ कलर नहीं हैं। बहुत सारे इनके सेनेटर्स भी हैं, बहुत सारे इनके कांग्रेशनल लोग भी हैं। तो उस नज़रिए से आप क्या समझते हैं, और क्या इन 4 सालों में बदल हरप्रीत सकता जी, है या संवर हो सकता है? सकता है मेरी कहीं बात बहुत लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन जो ऐसा हमेशा हर दौर में होता है, बहुत सारे जूइश लोग नाज़ी पार्टी के भी बैकर्स थे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है यहाँ पर। और इनफैक्ट एक जूइश जी। इंसान जो हिटलर ने खुद ऑनर भी किया था, अपनी किताब में अच्छे से ज़िक्र भी किया था, वो थे हेनरी फोर्ड। तो आई थिंक वो चीज़ें, मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शंस रहेंगी, लेकिन जो अश्वेत लोग हैं, पीपल ऑफ कलर, उनके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि जो लोग बैकर्स भी रहे हैं। आप देखिए, विवेक रामास्वामी को किस आसानी से हटा दिया इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से, नहीं? आप ओहायो के लिए आप जी। रन करेंगे गवर्नर के तौर पे, वो एक हवाला दिया जा रहा है। बट फिर भी और भी बहुत सारे ऐसे बैकर्स हैं जिनको लग रहा है कि अरे नहीं, सारे रेसेस तो इकट्ठे आ गए, तो ये पहले आपको नहीं मालूम था। व्हाट डू दे रियली स्टैंड फॉर? आप उनको दिखाने के लिए आप उनके लिए एक नंबर हैं, लेकिन जो पार्टी डाइवर्सिटी को सीरियसली सेलिब्रेट करती है, आप उसको मजबूरी कह लीजिए, लेकिन बहुत लोग यकीन भी करते हैं उस चीज पर, वो मुझे रिपब्लिकन पार्टी में तो दिखता नहीं है। तो अगर ऐसे ही निज़ामें आप हर जगह नॉर्थ हुँ, अमेरिका में, हुँ। यूरोप में अगर कायम रहेंगे, तो फिर जो अश्वेत लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगले 4 साल हरप्रीत जी, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है ये सियासत कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। क्योंकि अब हो सकता है कि डोनाल्ड जी। ट्रम्प साहब के बाद जेडी वैंस बन जाए अगले प्रेसिडेंट, हो सकता है पोम्पियो बने, हो सकता है कोई और उनकी
आए, उनके आइडियोलॉजिकल कैंप से निकल करके आए। लेकिन आई राइट। थिंक रेजिस्टेंस होगा। अमेरिका की खूबसूरती वही है कि इतनी डाइवर्सिटी ऑलरेडी हो गई है कि उसको शायद मिटाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसके बावजूद मुझे नहीं लगता है कि जो हम माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हम अगर बटे रहेंगे, हम देखें अच्छा ये चाइनीज़ है, हमारे साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है, आप भी प पर्सन ऑफ कलर है, वो भी हैं। तो आपके हित अगर मर्ज हों तो बेहतर होगा, बजाय इसके जी। कि आप बटे रहें और फिर आपको लगे कि अच्छा इंडियंस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खुद इंडियन हूँ मैं ये बात कह रहा हूँ। हमें लगता है कि हम मॉडल माइनॉरिटी हैं कोट अनकोट, जी। वो बड़े आइडियल किस्म के लोग हैं, एक्चुअल में नहीं है। हम्म। आपने बस अपनी मेहनत की, आपने पैसा बनाया, आप अच्छे राइट। पोज़ीशन से पहुँच गए, लेकिन ये लोग समझते हैं कि आप उनके रहमो-करम पर रहें, जो कि हो नहीं सकता। ये फ़र्क है आई थिंक उस रिपब्लिकन हम्म। पॉलिटिक्स में। जी, ओके। राइट। सो बिल्कुल, खतरे का बिल्कुल। समा जो है ये अब शुरू हो गया है जी, खास तौर के ऊपर इमिग्रेंट्स के लिए, और बहुत सावधानी और समझदारी से काम देने का जो समय है वो सामने आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम मनी मुकेश। बहुत शुक्रिया आपका हरप्रीत जी, मुझे अपने शो पर बुलाने के लिए। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਮਨੀ ਮੁਕਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਲਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਟੈਕਸ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਦੱਸਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 572 78 80 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਭਰਤ ਜੁਐਲਰਸ। ਗਹਿਣੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। 604 593 11 11 604 593 1111 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਗੇ। 604 825 9295 604 825 9295। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ 604 603 75 55 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਵ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ, ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਸੇਫ।